बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी पाश्चात्य दर्शन के पर्चे में के प्रश्न पत्र में प्लेटो के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्लेटो के दर्शन की पृष्ठभूमि, प्लेटो के संवादों जिनको कि हम डायलॉग्स कहते हैं, उनके विषय में कुछ चर्चा की थी। और ये चर्चा भी हुई कि प्लेटो के दर्शन को आकार देने में जिन घटकों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन परिस्थितियों का योगदान है, वह क्या थी, और उसके अनुरूप प्लेटो का दर्शन एक पूर्णवादी दर्शन, होलिस्टिक फिलॉसफी या समग्रतावादी दर्शन, सर्वग्राही दर्शन के रूप में उभरता है। तो विद्यार्थियों को यह पता है, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जिन्होंने प्रारंभिक लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं, वह यह जानते हैं कि हम दर्शन के प्रमुख 3 रूप देखते हैं, या 3 विभाग हम ये कहते हैं कि किसी भी दर्शन के होते हैं और या दार्शनिक चिंतन के होते हैं, जिसमें से एक होता है तत्व मीमांसा, जिसमें हम सत्य की बात करते हैं, सत्य की उत्पत्ति, सत्य के स्वरूप, सत्य के लक्षणों की बात हम करते हैं कि सत्य क्या होता है या नहीं होता है, इत्यादि जो प्रश्न उठते हैं। दूसरा जो प्रमुख विभाजन या हम ये कहते हैं विभाग दर्शन का होता है या एस्पेक्ट होता है, उसे हम ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, जिसमें ज्ञान क्या होता है, कहाँ से आता है, कैसे उत्पन्न होता है, कब पूर्ण होता है, कब अपूर्ण होता है, कब त्रुटिपूर्ण होता है, कब पूर्ण रूप से परिपक्व होता है, इत्यादि जब प्रश्न हम उठाते हैं तो हम उसे ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और तीसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण होता है वो मूल्य का प्रश्न होता है, और उसी के अंदर कर्तव्य का और कर्म का प्रश्न भी होता है, और ऐसे प्रश्नों को हम नीति मीमांसा के अंतर्गत, मूल्य मीमांसा के अंतर्गत रखते हैं। और मूल्य मीमांसा का एक प्रमुख जो पक्ष होता है वह नीति शास्त्र होता है। तो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा दर्शन के ये 3 प्रमुख पक्ष होते हैं। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों को प्रारंभिक कक्षाओं में ही यह बात बताई जाती है। मैं आशा करता हूं कि आप का इन तीनों बातों का रिवीजन अभी हुआ, और इसी क्रम में हम ये देखेंगे कि प्लेटो ने, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि दर्शन समग्रतावादी है, अतः प्लेटो के दर्शन से, दर्शन का कोई भी, प्लेटो के चिंतन से दर्शन का कोई भी पक्ष अछूता नहीं है। प्लेटो ने इन तीनों ही पक्षों पर बहुत विस्तृत चिंतन प्रस्तुत किया है। तो हम बात प्लेटो की ज्ञान मीमांसा से प्रारंभ कर सकते हैं। ज्ञान मीमांसा की बात हम प्लेटो की प्रारंभ करें तो फिर से याद कर लें कि सुकरात का शिष्य प्लेटो है। सुकरात की बातों को उसने आगे बढ़ाया है, उनको उनकी तार्किक और दार्शनिक परिणति तक पहुंचाया है, और वह मेनो तो डायलॉग लिखा ही गया इस चीज को लेकर के है, ज्ञान और सद्गुण के संबंध को लेकर के। और सुकरात ने कहा कि सद्गुण ज्ञान ही है, या ज्ञान और सद्गुण को उसने एक प्रकार से समतुल्य माना, आइडेंटिफाइबल या आइडेंटिकल माना है। तो प्लेटो ज्ञान के प्रश्न को या प्रसंग को किस रूप में उठाता है? वह यह मान करके चलता है कि जो सुकरात ने कहा था कि मनुष्य यदि यह जान जाएंगे कि सही क्या है तो वह गलत का वर्ण नहीं करेंगे। तो प्लेटो इस ज्ञान और अज्ञान के प्रश्न को एक रूपक के रूप में उठाता है। बहुत ही खूबसूरत रूपक, जिसको हम अंग्रेजी में एलिजरी कहते हैं या एलेगरी कहते हैं, एलेगरी ऑफ केव, एक गुफा का रूपक प्रस्तुत करता है। वह रूपक क्या है? वह कहता है, ग्लूकॉन से कहता है। ग्लूकॉन कौन है? ग्लूकॉन प्लेटो का बड़ा भाई है और रेडिमेंटस उनके पिता हैं। तो एक किसी समारोह से वो लौट करके आते हैं, वहाँ सुकरात भी है, और प्लेटो कहीं नहीं है स्वयं के संवादों में, मतलब जहाँ जो प्लेटो है वो मूलतः सुकरात है। तो वहाँ ये एक चर्चा उठाते हैं। सुकरात ज्ञान का प्रश्न उठा देता है, और ग्लूकॉन किसी और मत को
प्रस्तुत करता है, तो ग्लूकॉन के सामने प्लेटो ये मत रखता है। हम देखेंगे कि डायलॉग में, मतलब यदि हम डायलॉग को पढ़ते हैं तो बड़े ड्रामा की तरीके से बड़े इंटरेस्टिंग हमको लगते हैं, लेकिन समझने की बात इसमें यह है, वह ग्लूकॉन से कहता है कि मान लीजिए एक गुफा है और गुफा में बहुत से मनुष्य बंदी बना करके रखे हुए हैं। बंदी इस तरीके से बना करके रखे हुए हैं कि उनके पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं और जो गुफा का मुंह जिस तरफ है उस तरफ उनकी पीठ है और उनके जो चेहरे हैं वो दीवार की तरफ हैं। जिधर उनकी पीठ है गुफा के अंदर कोई रोशनी नहीं आ रही है, गुफा की तरफ जिधर उनकी पीठ है उस तरफ आग जल रही है। मान लीजिए उस आग को वह व्यक्ति नहीं देख रहे हैं और उस आग से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उससे उन मनुष्यों की छायाएं उत्पन्न हो रही हैं और वो छायाएं सामने दीवार पर पड़ रही हैं। तो मनुष्य वस्तुतः जिसको देख रहे हैं वह गुफा की अंधेरी वाली साइड पर पड़ने वाली छायाओं को देख रहे हैं और उनको कुछ ध्वनियां सुनाई दे रही हैं। और इन मनुष्य ने कभी भी गुफा से बाहर कुछ नहीं देखा है। उनका अब तक का सारा जीवन गुफाओं में ही व्यतीत हुआ है, उस गुफा में ही व्यतीत हुआ है और वो जिस स्थिति में है उस स्थिति को ही अपनी वास्तविक स्थिति समझते हैं। तो ऐसे मनुष्य क्या करेंगे, ऐसे मनुष्य क्या सोचेंगे, उनकी सोच का दायरा कहां तक होगा। वह उस दीवार पर पड़ने वाली गुफा की अंधेरी गुफा में जो आग के मामूली से प्रकाश से उठने वाली छाया हैं, उन्हीं छायाओं को ही वास्तविकता समझेंगे और उन्हीं आवाजों को वह वास्तविक आवाजें समझेंगे। कहता है कि फिर उनको धीरे से मौका दिया जाए तो वह आग की तरफ देखेंगे और आग की तरफ जब उनको देखने का मौका दिया जाएगा तो वे कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, छायाओं से ऊपर शायद यथार्थ कुछ और है। और फिर उनको बाहर निकलने का मौका दे दिया जाएगा जब वो गुफा के अंदर आते हुए प्रकाश को देखेंगे, सूरज की रोशनी को देखेंगे और वो धीरे से जब गुफा के बाहर निकल आएंगे तो उनको वास्तविक दुनिया का परिचय होगा और वह उस यथार्थ को देखेंगे और उस आग को और उन परछाइयों को भूल करके वह शायद सूरज की तरफ देखेंगे और उनको यह एहसास होगा, उनको यह ज्ञान होगा कि देखिए वास्तविकता तो यह है, वह गुफा, गुफा की परछाइयां, वह आग, वह हमारे यथार्थ का हिस्सा नहीं है, वह हमारा भ्रम है और यथार्थ की दुनिया तो यह सूरज के प्रकाश द्वारा आलोकित साक्षात दुनिया है। और दूसरी बात वह कहता है एनामनेसिस की। एनामनेसिस का मतलब एक तरीके से याद आ जाना, जो प्लेटो ने, सुकरात ने इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी में बात की थी कि आप नया ज्ञान क्रिएट करते नहीं हैं, आप किसी व्यक्ति को ज्ञानी बनाते नहीं हैं उस रूप में, बल्कि उसके अंदर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ होता है उस अज्ञान के पर्दे को हटा देते हैं। प्लेटो भी इसको बहुत आगे जाकर के, जॉन रॉल्स ने इसको एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस कहा, प्लेटो ने कहा कि एक रैशनल इंट्यूशन होती है, आपकी जो आत्मा है, मनुष्य की जो आत्मा है वह सत्य का दर्शन करने लगती है और यह सत्य का दर्शन सिर्फ विस्मृत हो गया था। आत्मा के अंदर सदैव यह कैपेसिटी थी कि वह सत्य को जान सके, लेकिन वह अज्ञान का पर्दा पड़ा होने की वजह से उनको देख नहीं पा रही थी। तो मनुष्य अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त कर लेता है गुफा से निकलने के बाद। तो जो अज्ञानी मनुष्य हैं वो एक प्रकार से गुफा में बंदी बनाए हुए लोग हैं और अज्ञान ही हमारी बेड़ियां हैं और गुफा से बाहर निकल करके सूरज के प्रकाश में यथार्थ जीवन जीना ही ज्ञानमय जीवन है। हमारे भारतीय परंपरा में भी इसलिए एक कहावत बनी है, आपने कूप मंडूक शब्द सुना होगा। कूप मंडूक किस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो कुएं को ही अपनी दुनिया समझता है, यानी कि अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकल करके यथार्थ का दर्शन नहीं करता। हम ऐसे व्यक्ति को कूप मंडूक या अज्ञानी मनुष्य के लिए कूप मंडूक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो प्लेटो की जो एलिजरी ऑफ केव है, ये रिपब्लिक की बुक 5 चैप्टर 25 में वह इस बारे में विस्तृत चर्चा करता है। और ये एलिजरी देने के बाद में, जैसा मैंने आपको बताया कि थिएटेटस में वह जब ज्ञान की बात करता है तो वह 4 रेखाएं खींचता है। वह कहता है कि देखिए 4 हॉरिजेंटल, 4 वर्टिकल स्तर हैं
ज्ञान के वर्टिकल यानी कि नीचे से ऊपर के क्रम में 4 स्तर होते हैं ज्ञान के, जिसमें से सबसे निचला स्तर होता है हमारी कल्पनाओं का, हमारी हमारे जो जिसको कहना चाहिए कि आभासों का, जो जो दीवार पर पड़ने वाली, केव में जो दीवार पर छायाएं पड़ रही थी, उनका स्तर होता है, जिनका के यथार्थ से, जिनका के वास्तविकता से कोई लेना देना होता नहीं है, वो सिर्फ आभास मात्र होते हैं। और हम सबसे निचले स्तर पर हमारे आभासों को ही ज्ञान समझने लगते हैं। उसके ऊपर का स्तर जब श्रेणी परिवर्तित होती है तो कौन सा स्तर है? वह है हमारे मत का स्तर, जहां पर हम हमारे अनुभव को और केवल अनुभव को सत्य मान करके यह कहते हैं कि देखिए जो हमने अनुभव किया वही सत्य है। लेकिन प्लेटो अनुभव के ऊपर प्रश्न उठाता है और वह कहता है कि अलग अलग मनुष्यों के अनुभव अलग अलग समय पर ही नहीं, बल्कि एक ही मनुष्य के अनुभव अलग अलग समय पर और अलग अलग स्थानों पर बदलते रहते हैं। और क्योंकि अनुभव परिवर्तनशील है, इसलिए वह ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। अनुभव ज्ञान का एक वैध स्रोत नहीं है। वह हमारे को ज्ञान की तरफ प्रेरित अवश्य करता है, वह परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि मनुष्य ज्ञान की जिज्ञासा करे, लेकिन अनुभव स्वयं अपने आप में ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लेटो का यह स्पष्ट मानना है, उसका यह स्पष्ट कहना है कि देखिए हम ज्ञान किसको कहेंगे? ज्ञान हम उसको कहेंगे जिसके जो विश्वसनीय हो, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकें। हम भरोसा और विश्वसनीयता किसके ऊपर रख सकते हैं? जो परिवर्तित ना हो। मान लीजिए वस्तुओं का चरित्र ऐसा हो जो आज कैसी हैं और कल किसी और तरीके की हैं, तो क्या हम उनके चरित्र को एक सा मान करके कुछ उसके अनुरूप आचरण कर पाएंगे? हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम भरोसा, हम विश्वास किसके ऊपर करते हैं? जो बदलता नहीं है। अनुभव क्योंकि बदलता रहता है। और अनुभव क्यों बदलता रहता है? धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि प्लेटो किस तरीके से वस्तुओं से लेकर के और आइडियाज तक, जिसको उसने प्रत्यय कहा है, वहां तक पहुंच जाता है। अनुभव इसलिए बदलता रहता है क्योंकि वस्तुएं बदलती रहती हैं। वस्तुएं क्यों बदलती रहती हैं? क्योंकि पूरा जगत परिवर्तनशील है। तो जैसी वस्तुएं होंगी वैसा अनुभव होगा। वस्तुएं बदल जाएंगी तो उनका अनुभव बदल जाएगा। यदि अनुभव बदल जाएगा, हमने ये देखा कि सूरज पहाड़ी के पीछे से उदय हुआ, फिर वो आसमान में पहुंच गया और फिर वह जाकर के समुद्र में अस्त हो गया। ऐसा हम कहते हैं ना, सनसेट देखने के लिए जाते हैं और हम क्या कहते हैं कि सूरज समुद्र में अस्त हो गया। क्या वास्तव में सूरज समुद्र में अस्त होता है? ऐसा नहीं होता है। यह बात हमको अनुभव में तो आती नहीं, ये बात तो हमको बुद्धि बताती है कि सूरज वास्तव में, अनुभव में तो इतना ही दिखाई देता है कि सूरज पहाड़ी के पीछे से निकला और समुद्र के अंदर अस्त हो गया। तो प्लेटो कहता है कि देखिए ये अनुभव से जो बनने वाला ज्ञान है और इसके अंदर हमारा सारा साइंस और विज्ञान भी आता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्लेटो ये कहता है कि देखिए विज्ञान महत्वपूर्ण तो है, उससे हमारी धारणाएं तो बनती हैं, लेकिन हम इसको वैध ज्ञान नहीं मान सकते। और उसके ऊपर का स्तर जो है वह कैसा स्तर है? वह गणितीय ज्ञान का स्तर है। गणितीय ज्ञान का स्तर क्या है? हम अंकों की बात करते हैं, हम आकृतियों की बात करते हैं। अब हम वस्तुओं से हट करके उनके एब्स्ट्रैक्शन, उनके अमूर्त रूप पर जाते हैं। हम एक तरीके से वस्तुओं से जो परिवर्तनशील चीजें हैं, उनके परिवर्तित होने वाले स्वरूपों से अलग हट करके, उनसे ऊपर उठ करके उनके अपरिवर्तनशील स्वरूपों की बात करने लगते हैं। तो परिवर्तनशीलता से एब्स्ट्रैक्ट करके गणित हमें एब्स्ट्रैक्शन में अपरिवर्तनशीलता की ओर निर्देशित करता है। लेकिन गणित अपने आप में क्योंकि मान्यताओं पर आधारित और माना कि ऐसा है, गणित के अंदर कुछ भी इस प्रकार का सत्य नहीं होता है कि देखिए यह सत्य है। बोले माना के ऐसा है तो निगमित होगा कि ऐसा है। तो गणित अजम्पशंस के ऊपर, मान्यताओं के ऊपर, पोस्टुलेट्स के ऊपर आधारित है। यद्यपि वह अनुभविक ज्ञान से श्रेष्ठ स्तर का ज्ञान है, फिर भी वह संपूर्ण रूप से प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। इसके ऊपर का स्तर जो प्लेटो डायलॉग्स में जिनकी बात करता है, वो कहता है कि डायलैक्टिक, द्वंद्वात्मक, जहां मेरी
बुद्धि सक्रिय होती है और विषयों के उन यथार्थ स्वरूपों तक जाती है, उन उन प्रोटोटाइप्स का, यानी मतलब वह जो मूल आदर्श हैं, वह जो मूल परिस्थितियां, मूल प्रत्यय हैं, उन तक मेरी जब बुद्धि जाती है, उसको मैं श्रेष्ठ किस्म का ज्ञान, श्रेष्ठ स्तर का ज्ञान कहता हूं, और वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। तो परिवर्तन आभासों से है ना। हम अद्वैत वेदांत में भी हमने देखा था कि शंकराचार्य ने प्रातिभासिक सत्ता की बात की, आनुभविक सत्ता की बात की, और फिर उसने पारमार्थिक सत्ता की बात की। प्लेटो भी कुछ इसी तरीके से प्रातिभासिक सत्ताओं की बात कर रहा है, आभासिक विषयों की बात कर रहा है, उसके ऊपर वो विज्ञान के विषयों की बात कर रहा है, जिसको कि हम अनुभविक जगत कहते हैं, उसके ऊपर वो गणितीय ज्ञान की बात कर रहा है, और सबसे ऊपर वह विवेक ज्ञान की बात कर रहा है, जो कि द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो हमने ये देखा कि प्लेटो जगत के विषयों से लेकर के धीरे धीरे एक यात्रा तय करता है, एक स्थापना करता है ज्ञान के वास्तविक विषयों की, जिनको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या व्याख्या प्लेटो आगे करता है, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।